बच्चों, पूर्व में मैंने आपको बताया कि विभागीय लेखे क्यों बनाए जाते हैं और ऐसे लेखे रखने के क्या उद्देश्य हैं। साथ ही हमने यह भी देखा कि विभागीय लेखांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो व्यय जिस विभाग से संबंधित होते हैं उसमें दिखाए जाते हैं और जो व्यय संयुक्त रूप से होते हैं उनका किसी उचित आधार पर विभिन्न विभागों में बंटवारा किया जाता है। अतः विभागीय व्यापार तथा लाभ हानि खाते बनाने के लिए व्ययों का बंटवारा महत्वपूर्ण है। आज हम ये देखेंगे कि विभागीय व्यापार तथा लाभ हानि खाते किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बच्चों, विभागीय व्यापार तथा लाभ हानि खाते उसी नियमों के आधार पर बनाए जाते हैं जो कि सामान्य व्यापार तथा लाभ हानि खाते बनाने के लिए अपनाए जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि प्रत्येक विभाग का व्यापार तथा लाभ हानि दिखाने के लिए खातेदार विधि अपनाई जाती है और नाम और जमा दोनों पक्षों की ओर प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग खाने तथा एक खाना कुल योग के लिए दिखाया जाता है तथा प्रत्येक विभाग से संबंधित मद की राशियां उसके खाने में तथा उन सब का योग के खाने में दिखाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक विभाग की हानि अथवा लाभ उसके खाने से ज्ञात की जा सकती है और योग का खाना कुल व्यापार की हानि तथा लाभ प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो व्यय जिस विभाग से संबंधित होते हैं उसमें दिखाए जाते हैं और जो व्यय संयुक्त रूप से होते हैं उनका किसी उचित आधार पर बंटवारा किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि व्ययों का बंटवारा करने के क्या नियम हैं। तो ऐसे व्यवसाय के व्यय जिनका व्यापार अनेक विभागों के अंतर्गत होता है उसमें निम्नलिखित व्ययों को बांटा जाता है। पहला प्रत्यक्ष व्यय, दूसरा बंटवारा करने योग्य व्यय और तीसरा जो व्यय बांटे नहीं जा सकते। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रत्यक्ष व्यय में क्या क्या शामिल किए जाते हैं। प्रत्यक्ष व्ययों से आशय उन व्ययों से हैं जो प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग किए जाते हैं, अतः इनमें उस विभाग में ही प्रवेश किया जाता है जिसके संबंध में यह किए गए हैं। जैसे किसी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते, किसी विभाग के टेलीफोन के व्यय, किसी व्यापार यदि प्रत्येक विभाग में लगे बिजली के मीटर के पाठन के लिए अलग अलग मीटर हैं तो उसके आधार पर व्यय बांटा जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष व्यय सीधे उसी विभाग से संबंधित होते हैं और उनके ही खाने में दिखाए जाते हैं। दूसरा है बंटवारे योग्य व्यय। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो कि संयुक्त रूप से होते हैं परंतु किसी न किसी आधार पर उनको विभिन्न विभागों में बांटा जा सकता है। अतः विभिन्न विभागों में ऐसे व्ययों को बांटने के लिए पहले तो कोई उचित आधार निर्धारित करना होता है और उस आधार पर उन्हें विभिन्न विभागों में बांटा जाता है। और ये आधार क्या होता है? ये पहला जैसे बिक्री का आधार, जो वे स्पष्ट रूप से बिक्री से संबंधित होते हैं उनका बंटवारा विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली बिक्री के आधार पर किया जाता है। जैसे बिक्री पर छूट, कमीशन, अशोध्य ऋण, विज्ञापन तथा बिक्री व्यय, बिक्री पर भाड़ा आदि। सामान्यतः बिक्री में उस माल को भी शामिल कर लिया जाता है जो एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरित किया जाता है। दूसरा आधार है क्रय का आधार। ऐसी बड़ी स्पष्ट रूप से क्रय से संबंधित होती है, उनका बंटवारा विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली क्रय के आधार या क्रय के अनुपात में किया जाता है। जैसे क्रय पर गाड़ी भाड़ा, क्रय पर कमीशन, लेनदारों से प्राप्त नगद छूट इत्यादि। थर्ड है स्थान का आधार। जिन व्ययों का संबंध पूर्णतः स्थान से है उनका बंटवारा विभिन्न विभागों द्वारा छोटे होने वाले स्थान के घेरे जाने वाले स्थान के आधार पर किया जाना चाहिए। जैसे किराया तथा कर, भवन की मरम्मत के व्यय, भवन का बीमा, भवन का मूल्यह्रास,
भवन की सफाई इत्यादि। यदि किसी विभाग ने कोई विशेष सुविधा वाला स्थान लिया है तो उसके आधार में उसके संबंध में आवश्यक राशि उस विभाग से अधिक नहीं की जानी चाहिए। जो उस विभाग से किराया अन्य विभागों की अपेक्षा अधिक देना चाहिए जो कि मुख्य सड़क की ओर है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष मजदूरी का आधार भी कई खर्चों को बांटने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे श्रम कल्याण से संबंधित सभी व्ययों का बंटवारा विभागों की मजदूरी के अनुपात में लिया जाता है, जैसे भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा। इन योजनाओं में कर्मचारी द्वारा जो अंशदान है वो प्रत्यक्ष मजदूरी के आधार पर किया जाता है। कैंटीन व्यय, चिकित्सा व्यय इत्यादि। इसके अलावा भी कुछ अन्य आधार होते हैं, जैसे कि प्रकाश। इन पर होने वाले व्यय का बंटवारा प्रयोग हुए यूनिटों के आधार पर, यदि यूनिट उपलब्ध न हो तो पॉइंट्स के आधार पर, तथा पॉइंट्स के भी अभाव में घेरे हुए स्थान के अनुपात में किया जाना चाहिए। फर्नीचर तथा मशीन का ह्रास तथा उनकी मरम्मत, ये राशि उस विभाग में डेबिट की जाती है जहां पर वह मशीन तथा फर्नीचर प्रयोग किया जाता है। यदि संपत्तियों का मूल्य ज्ञात नहीं हो तो मूल्यह्रास का विभाजन बिक्री के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा विद्युत शक्ति, ये व्यय या तो मीटर के आधार पर और मीटर न होने पर प्रत्येक विभाग में प्रयोग की जाने वाली मशीनों के हॉर्स पावर तथा उनके चलने के घंटों के आधार पर बांटे जाते हैं। बीमा व्यय, इनका बंटवारा प्रत्येक विभाग से संबंधित बीमित संपत्ति के अनुपात में किया जाना चाहिए। माल के संबंध में कराए गए बीमा के प्रीमियम का विवरण प्रत्येक विभाग में रहने वाले औसत स्कंद के अनुपात में तथा कर्मचारी क्षतिपूर्ति बीमा का प्रीमियम का बंटवारा मजदूरी के अनुपात में किया जाना चाहिए। अन्य व्यय, उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य व्ययों का विभाजन परिस्थितियों तथा व्यय की प्रकृति के आधार पर किया जाना चाहिए। अब थर्ड है जो व्यय बांटे नहीं जा सकते। कुछ व्यय इस प्रकार के होते हैं जो न तो किसी विभाग से संबंधित होते हैं और न ही इनका विभिन्न विभागों में बंटवारा किया जा सकता है। अतः ऐसे व्ययों को विभिन्न विभागों में न दिखाकर केवल सामान्य लाभ हानि खाते में दिखाया जाना चाहिए। इन व्ययों में लाभांश, आयकर, सामान्य संचय में हस्तांतरण, संचालकों की फीस, पूंजी पर ब्याज, ऋण तथा ऋण पत्रों पर ब्याज संबंधित है।